टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। मैं आपको दो तीन बातें कहूँ। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था रवि किशन का, गोरखपुर के ऊपर बोल रहे थे। गोरखपुर में एक शमशान घाट का उद्घाटन हुआ है, उसमें उन्होंने कहा जो इसमें क्रियाक्रम करवाएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। बात वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो चुनाव जीत के आए हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि किस घर में कौन मर रहा है, किसका पति जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी की बहू जा रही है, बेटी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। कल मैं शंटी जी का इंटरव्यू देख रहा था। कल वो कहते हैं मैंने लक्ष्मी नगर में 2 शमशान घाटों में 100 से ऊपर शव दिए हैं जो मैं अपनी गाड़ी में लाया हूँ, और बोले कि मोस्टली 35 साल से नीचे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा हमला भाजपा का बंगाल में है। ममता जी चिल्ला रही हैं कि आप इसको एक ही उसमें निपटा दीजिए, एक ही डेट में निपटा दीजिए। राहुल गांधी जी ने अपनी सारी रैलियां कैंसिल कर दी, और आप क्या कह रहे हैं कि उनको लग रहा है हार का डर है। नहीं, अगर देश का राजा नीरों की तरह बंसरी बजाता रहेगा तो इलेक्शन क्या होगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो इलेक्शन क्या करेंगे आप? क्योंकि हुआ क्या है, आप देखिए लाखों की भीड़ है वहाँ, उसके बावजूद आप सबको बुला रहे हैं। और यही दिल्ली में शाम को आप टीवी पे बोलते हैं 2 गज जरूरी दूरी, और वहाँ लाखों की भीड़ में आप भाषण दे रहे हैं। और तो और पूरा का पूरा भाजपा का पूरा मंत्रालय सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। आखिर क्यों? ऐसी कैसी हवस है? ऐसी सत्ता की क्या हवस है? सरकारें चाहिए क्या? जनता मरती है, मरती रहे। वेस्ट बंगाल आज 5वें नंबर पर है इसमें कोविड के पेशेंट्स के ऊपर, लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं है। अभी भी अमित शाह जी या मोदी जी कैसे घूम रहे हैं आपके सामने। मेरे हिसाब से वो एक टर्म में करा के ख़त्म कर देना चाहिए था। और क्यों एक हवस की तरह इसको किया गया है, और मीडिया में क्या लैंग्वेज एक प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर यूज़ कर रहे हैं आपके सामने। देखिए दिल्ली के विकास में अगर शीला दीक्षित के 15 साल गिन लें और 4 साल मदन लाल खुराना जी के गिन लें, तो आप एक चीज़ देखिए, जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, और जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी तो वाजपेयी जी की सरकार थी। कभी भी इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण कभी भी नहीं हुआ कि भी कैसे शक्तियाँ बांटी जाए, क्या किया जाए। आखिर एक 5 साल 6 साल में शोर शराबा क्यों? क्योंकि क्या है, आप झूठ बोल के गुमराह करके अपनी बात दूसरे पर टालने की जब कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें सामने आएंगी। दिल्ली को 15 साल में सुधारा, बिल्कुल साफ सफाई करके एक स्लम की तरफ जाती हुई पॉल्यूशन फ्री किया, ब्रिजेस बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। आप उसकी मेंटेनेंस करके ही सिर्फ शोर मचा देते हैं, काम किया नहीं। उसके बाद सीधी बात कोई ना हो एलजी पे डाल दो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल दो। इन चीज़ों का तो तब बात होती अगर आप विकास के मुद्दे पर आपको कोई इतराज़ कर रहा होता, तो जब आप 10 दिन एलजी हाउस में धरना दे सकते हो, और गणतंत्र दिवस से 1-2 दिन पहले इंडिया गेट के बाद धरना दे सकते हो, तो इसमें भी दे सकते थे। आखिर चुप क्यों हैं? कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। मैं तो पहले दिन से कहता आया हूँ केजरीवाल मोदी जी की बी टीम है, इसलिए इन बातों का कोई दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आइए दिल्ली में, इस टाइम स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो परेशान है, हर चीज़ मतलब ख़त्म हो चुकी है, उसको संभाला जाए, बजाय लड़ाई झगड़े से निकल के बाहर आ जाए। ना तो बीजेपी इंटरेस्ट लेना चाहती है और ना ही एक केजरीवाल लेना चाहता है। दोनों एक दूसरे मिली भगत में एक दूसरे की लड़ाई दिखा के पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया है। अभी देखो, आज आपको एक बात बताऊं, केजरीवाल जी ने भी 10,000 बेड भारत सरकार से मांगे हैं। एमसीडी के हॉस्पिटल्स की हालत क्या है? डॉक्टर हमेशा स्ट्राइक पे रहते हैं, टीचर्स स्ट्राइक पे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात, आज आपको एक बात बताऊं, कोरोना काल में अगर डॉक्टर के साथ किसी ने काम किया तो दिल्ली के सफाई कर्मचारी थे, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी तो एक अलग चीज़, पब्लिक की हेल्थ के लिए अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया। ना तो उनके पास पीपी किट थी, ना उनको ग्लव्स दिए गए। उसके बावजूद मैं सैल्यूट करता हूँ उन सफाई कर्मचारियों को जिन्होंने दिन रात एक किया। क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं थे? उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही। ये तो दिल्ली की एमसीडी का हाल है। और उसके बाद केजरीवाल जी दिल्ली एमसीडी को पैसा नहीं देना चाहते कि जी हमारा ये है। एमसीडी कहती है हमारा 13,000 करोड़ रुपए बाकी है, वो कहते हैं 2600 करोड़ रुपए हमारा बाकी है।
मेरी तरफ से एक बात है कि क्यों ना कि PIL लगा दी जाए कि दोनों में से अगर कोई चोर है तो उसको सजा मिले, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। कभी कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ क्या? सबको तनख्वाहें टाइम पे मिलती थी, गली खड़ंजे नालियाँ सब कंप्लीट होती थी और बरसाती नालों से गाद निकलती थी। आज गाद भी नहीं निकल रही, फिर पैसा जा का आ रहा है, पब्लिक की हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। तो इसलिए अगर MCD में लोगों का ध्यान इस पर बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा, क्योंकि दिल्ली में अगर संवारा है, सुधारा है, दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है। लेकिन आज उस मुद्दे पे मैं बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज मुद्दा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में एक घर में अगर 3 मेंबर तो 1 मेंबर बीमार है और केजरीवाल सरकार लाचार है, सेंटर मदद नहीं कर रहा, उन्हें बंगाल के इलेक्शन से फुर्सत नहीं है। तो इसलिए मैं उस मुद्दे पे ज़्यादा जाना चाहता हूँ कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, आइए मिलकर काम करें। देखिए स्मित जी, पहली बात तो ये है कि आज हम उस वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ राजनीति ना की जाए, परंतु कोई ना कोई तो निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही लेगा। बीच में हम पढ़ते थे जब लास्ट टाइम राहुल गांधी जी से लेकर पूरी कांग्रेस और चौधरी अनिल हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शोर मचाते रहे, हमने रसोई भी लगाई, प्रवासी मजदूरों को रोकने का प्रयास भी किया और सैनिटाइजेशन से लेकर सब चीज़ किया। उसके बावजूद जब 1 साल में इन्होंने क्या सीखा? आज अगर हम कोई बात कहेंगे तो लोग कहेंगे जी ये राजनीति कर रहे हैं, परंतु सच्चाई यही है कि 7 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया और आज जवाबदेही से मुकरने को तैयार हैं। आखिर क्यों 30,000 28,000? ये तो तब है जब अगर हमने 70-75,000 या 80,000 हमने टेस्ट किए, उसमें से ये निकला। तो आप एक बात मानिए, दिल्ली में हर तीसरा आदमी आज कोरोना से इफेक्टेड है। रही बात, देखिए मैं यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, कांग्रेस का उम्मीदवार था। पब्लिक ने क्या कहा क्या नहीं कहा हमें आज की तारीख में नहीं, जनता हमारी है। लोगों के जब फ़ोन आते हैं, भाई साहब बेड की व्यवस्था करवा दीजिए, भाई साहब दवाइयों की व्यवस्था करवा दीजिए, भाई साहब यहाँ इलाज नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी है। कितनी बड़ी त्रासदी है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ, गवर्नर उनका और दिल्ली की सरकार दोनों इतने झूठे वादे करते रहे कि आज आम आदमी परेशान है। दवाइयाँ नहीं हैं, एक एक्टिवरा दवाई नहीं मिल रही और दूसरी रेमडेसिविर तो क्या ब्लैक में गई आप सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटलों में बेड तो बेड, ऑक्सीजन, लोग तरस गए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैं जानता नहीं वो सच्ची है झूठी है, परंतु कहने लगे कि जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होगी। आज अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था केजरीवाल जी का, तो उन्होंने खुद माना कि दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। क्या है ये? इसका मतलब क्या है कि आपका पूरा हेल्थ ढांचा, पूरा सिस्टम एकदम से क्लैप्स कर गया है और आप उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो नाकामी है। आपको इसकी जवाबदेही लेनी ही पड़ेगी। हम पूरी तन्मयता से, पूरे दिल से, दिमाग से, तन मन धन से आपके साथ हैं। आज पहले कोशिश है कि दिल्ली वालों को बचाया जाए, हिंदुस्तान के देशवासियों को बचाया जाए। ये सिस्टम जो फेलियर हुआ है उसकी जवाबदेही कौन लेगा ये बाद में तय करेंगे, पर निश्चित तौर पर झूठ बोलकर मोहल्ला क्लिनिक और विश्व को अपनी सबसे बड़ी हेल्थ स्वास्थ्य सेवा में सबसे अग्रणी मानने वाले आज खामोश हैं और उस मुद्दे पे आ गए हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ गया। देखो, जो बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2013 में हमारा बाहर की कंट्री के साथ एक समझौता था कि जो 1,23,24,000 करोड़ रुपया हमने 13 साल में देना था, क्योंकि उन दिनों में रेट $148 के करीब हो गए थे प्रति बैरल के। तो उसमें 13 साल का ये हमारी गुडविल के ऊपर हमें क्रेडिट मिला। आज आप देखिए $19 का बैरल रहा, जिसके हिसाब से हमने करोड़ों अरबों डॉलर अपना पेट्रोल हमने रिजर्व कर लिया। इन 7 सालों में हमने तकरीबन 23 लाख करोड़ रुपया बचाया क्या? आपकी और मेरी जेब में से निकला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से लूट मचाई और 23 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया। परंतु हैरानी की बात क्या है कि बाहर कंट्रियों को अभी तक 1,26,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। उसके अलावा आपने RBI से भी पैसा ले लिया। उसके बाद आप देखिए, आज एक कभी भी देखो व्हाट्सएप पे चुटकुले आते हैं कि पहले
मोदी साहब पूछा करते थे कि मेरे से पहले वाली सरकारों ने क्या बनाया, तो आज लोग कहते हैं मत बताओ, नहीं तो वो भी बेच देंगे। इंडियन ऑयल आप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट आपने बेच दिए, आपने सारी जो भी गवर्नमेंट की एसेट्स थे उनको बेचने पे लगा दिया। और इस बजट में भी 3 लाख करोड़ रुपये आपने उसमें से एसेट से लेना है, तो आप सारा सामान तो बेच रहे हैं। उसके बावजूद आरबीआई भी खाली, एलआईसी और किसी एक बैंक को आप शेयर मार्केट में ला रहे हैं, ये आप बता नहीं रहे। तो इतना पैसा आने के बाद ना तो कर्जे उतरे हैं, ना कोई इस कोविड के टाइम में हॉस्पिटल बना है। आखिर क्यों, आखिर क्या कारण है कि ना तो आप पब्लिक को सहूलत दे रहे हैं। और आपको पता है हिंदुस्तान में 2 प्राइवेट रिफाइनरियाँ हैं जिनको इस लूट का बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, एक है एस्सार और एक है रिलायंस, जो मेरा ख्याल रुबिया जी की और अंबानी जी की हैं। मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता, परंतु उनका जो डीजल पेट्रोल का बेनिफिट है वो कितना कमा रहे हैं वो भी एक जांच का विषय है। इसलिए ये पेट्रोल डीजल के रेट जो बेतहाशा बढ़ाए हुए हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपकी और मेरी जेब खाली करने की है। क्योंकि अभी राहुल जी ने कहा हम दो हमारे दो, मुझे तो वो बात बिल्कुल सही लगती है। और आपको एक बात और कहूँ, राहुल जी ने हमेशा इनको पहले आगाह किया, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने भी आगाह किया। नोटबंदी में जब नोटबंदी लगी तो राहुल जी ने कहा था अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, मनमोहन सिंह जी ने कहा था चरमरा जाएगी, इन्होंने नहीं माना। जीएसटी में उसी राहुल गांधी जी ने, जिसको ये आप नालायक और सब कुछ बोलते हैं, और जो अर्थशास्त्र में आज से 100 गुना ज़्यादा है, आपने उसके लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए कि उसको आप ये शो कर सकें कि उसकी नॉलेज नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने कहा वही उसी में हुआ। कोविड से जनवरी में ही उन्होंने 2019 में बोल दिया था कि इसका नुकसान होगा, 2020 में सॉरी, और 2020 में आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ट्रंप और भोपाल मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में आपने पूरे हिंदुस्तान को मौत के कगार पर डाल दिया। अभी 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट की जितनी वैक्सीन हैं उनको भी आप अलाउ कर दीजिए, तब सारे के सारे मंत्री बोले आप राहुल जी को सीरियसली मत लीजिए, इनको नॉलेज नहीं है। आज क्या हुआ, आज आपको 5 खोलनी पड़ी, लेकिन उसके लिए कम से कम 7 दिन की देर हो गई। उस देर में क्या हुआ, एकदम से ही आंकड़ा 2.5 लाख से ऊपर हो गया। इसका कसूरवार कौन है? क्योंकि वहाँ कोई जानकारी वाला आदमी नहीं है। अगर आपको समझाने की बात करो तो आप देशद्रोही हैं, ये आपको समझ नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए अगर ये नहीं सुधरेंगे तो देश का कोई मतलब वल्ली वारिस नहीं है।